अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन के विद्यार्थी तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम हिंदी विषय जिसका कोड संख्या 201 है, जिसका पेपर 2022-23 के अंदर आयोजित किया गया, उसका हम पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। ऐसे और भी जो पुराने पेपर है वो सॉल्वर्ड है और चैनल पर अपलोड है, उसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के आप ज़रूर देखें और उसकी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आई बटन के अंदर दे दिया जाएगा, वहां जाकर के और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न या क्वेश्चन बैंक या फिर आप कह सकते हो पुराने प्रश्न पत्र हल के साथ में वहां पर अपलोड है। तो ये जिन भी बच्चों के अंदर 201 नंबर हिंदी विषय का प्रश्न है, तो ये आपका पेपर 100 नंबर का होता है और 3 घंटे के अंदर ये करना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के निर्धारित अंक सामने है, तो इस बातों को आपको पूरा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे, अब प्रश्न हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, तो हर चीज़ को ऑथेंटिक तरीके से आपको हल करवाया जाएगा। पहला प्रश्न है कि बहादुर अपना घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो माँ द्वारा पीटे जाने के कारण, घूमने के लिए, चोरी करने के लिए या काम की तलाश में? तो इसका असही होगा, माँ द्वारा पीटे जाने के कारण। अगला दूसरा है कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाएं। उपयुक्त पंक्ति का आशय क्या है? निंदक से दूर रहना चाहिए, निंदक व्यक्ति कुटिया में छिपा रहता है, निंदक को साथ रखने से व्यक्ति का स्वभाव निर्मल हो जाता है, निंदक साबुन का नाम। तो इस प्रश्न को अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप इसको सही करोगे कि निंदक को साथ रखने से व्यक्ति का स्वभाव निर्मल हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 3 है कि पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मढ़ रहे हैं। उपयुक्त पंक्ति का भाव क्या है? अपने दुखों के लिए भाग्य को दोष देना उचित है, दुखों से मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, सफलता भाग्य से ही मिलती है, व्यक्ति को पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। तो इसका सही होगा ब, दुखों से मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन संख्या देखेंगे 4 कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसे है? तो कल्पना चावला को है, सरोजनी नायडू को है, पीटी उषा को है या बछेंद्री पाल को? तो सही है डी, बछेंद्री पाल को है। अगला है क्वेश्चन संख्या 5 हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, किसके लिए कहा? सरसों के लिए, अलसी, फागुन या चना? तो ये सरसों के लिए कहा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। इसका पहला है रईमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। इस पंक्ति के आधार पर दोहे में क्या दबाए से नहीं दबता है, इसके बारे में लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कि खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, मदपान दबाए से नहीं दबते। अगला क्वेश्चन है दूसरा सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। उपयुक्त काव्य की पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा है? तो इनके अंदर क्या है? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण का अलंकार। इसका तीसरा है आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर। उपयुक्त पंक्ति के अनुसार शिकारी और कवि के लिए आज़ादी क्या है? अब ये आपको बताना है। तो यहाँ पर शिकारी के लिए तीर का कमान आज़ादी, यानी कि वो एक उसके लिए क्या है? एक साधन है। उसके लिए जो तीर का कमान शिकारी के लिए तो क्या है? एक साधन है, यानी जीवन। इसका अर्थ ये हुआ, आगे लिखना है कि जीवन के लिए अनिवार्य साधन होना भी क्या है? आज़ादी है। जीवन के लिए अनिवार्य साधन होना भी आज़ादी। जैसे शिकारी के लिए तीर होता तो ही उसकी आज़ादी निहित होती है, नहीं तो उसकी आज़ादी निहित नहीं होती है। दूसरा, आज़ादी कवि के लिए एक शब्द है। तो कवि के लिए आज़ादी का माध्यम उसका शब्द होता जो क्या उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्पष्ट करता। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला चौथा है अखबार अर्थात समाचार पत्र के कितने अंग है? किन्हीं 2 का नाम। तो आपको यहाँ पर लिखना 12 अंग है। इसमें 2 मैं आपको सभी अंगों के नाम बताऊंगा, तो उनमें से आप किसी 2 के नाम लिखने, जैसे समाचार है, संपादकीय, फोटो, ग्राफिक्स, विज्ञापन, कार्टून यानी व्यंग्य चित्र, फीचर, लेख यानी विशेष, साक्षात्कार, पत्र, मौसम और बाजार भाव। अगला है इसका 5वां
क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुलाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवयित्री हमें क्या प्रेरणा देना चाह रही है? तो कवयित्री हमें प्रेरणा देना चाह रही है कि हम पेड़ों के प्रति संवेदनशील हो और उन्हें कटने से बचाएं। इसे जगह कविता का भाव स्पष्ट। यहाँ पूरे प्रश्न पेपर को आप देखोगे ना कि 2-3 अध्यायों में से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। और ये कौन कौन से अध्याय हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। एक तो प्रश्न 5वां उस अध्याय से एक छठे के अंदर इसे जगह इस कविता को सीधा ही लिख दिया गया। इसका भाव पूछा तो इस कविता में कवि ने मनुष्य को आलस्य छोड़ने और समय पर जागने की प्रेरणा दी है। तो ये आपको लिखना। आप देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 है, निम्नलिखित काव्य किस पाठ से लिया गया है? इसमें कवि का नामोल्लेख करते हुए काव्यांश का भाव, सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। पहला है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात वे शिल्प पर पड़त निशान। नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कई देत। तो इसमें आपको सबसे पहले तो पूछा है कि काव्यांश किस पाठ से लिया गया, तो आपको लिखना पाठ 2 दोहे नाम है। और कवि का नाम आपको तो कवि वृंद लिखना है इसमें कि कवि वृंद का है। ये किसका है? कवि वृंद का है। और फिर इसका भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य जैसे कर तो इसमें मेहनत के बारे में बात कही है कि अगर निरंतर हम अभ्यास करते हैं तो जड़मत यानी जो मूड बुद्धि वाला या जड़ बुद्धि वाला कह सकते हैं या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो भी सुजान यानी वो भी ज्ञानवान बन सकता है। जैसे रस्सी का उदाहरण दिया है कि एक रस्सी जो कुएं से पानी खींचते समय हमेशा पत्थर पर घिसती रहती है, तो उस नरम रस्सी जो पत्थर के मुकाबले काफ़ी नरम होती है और वो रस्सी का उस कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो इस तरीके से ये इन बातों को क्या करना है आपको इनका अनुवाद करते हुए ये लिखना है। अगला हम देखते हैं इसके अथवा में, या तो ये कीजिए या फिर दूसरा वाला इसके अथवा वाला कीजिए कि आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य से। क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता हो, पंक्ति नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। इसमें भी पहले जैसे मैंने या तो वो आपको आ रहा तो वो कीजिए या अथवा में ये कीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से लिया गया। तो इसमें आपको ये लिखोगे ये आह्वान कविता से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त है ना। बाकी इसका आपको उसी तरीके से मैंने ऊपर बताया वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन संख्या 4 है, इसका 50 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है। इसमें वक्त पर जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा ये, तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरा के भागे गए। उपरोक्त पंक्ति से हमें क्या प्रेरणा मिलती? अब सीधा सा तो यही कि कोई भी काम समय पर करना चाहिए, यही हमें प्रेरणा मिलती। लेकिन आपको 50 शब्दों में तो आपको ऐसे लिखना है कि इस तरीके से, थोड़ा मैं आपको बताने वाला उस तरीके से आपको इसका वर्णन करना कि समय रहते इसे सचेत करो, वक्त पर जगाओ, है ना। बेवक्त जागने वाला देखता है कि वो जीवन में पिछड़ गया, यानी दूसरे लोगों के मुकाबले पिछड़ गया प्रतियोगिता में, लोग उससे आगे निकल गए, तब वो उनका साथ पाने को घबरा कर दौड़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी संकट में पड़ सकता है, वह ठोकर खाकर गिर सकता है और रास्ता भूल सकता है, उसे सफलता मिलना बहुत कठिन हो जाता है। अगला है, या तो अथवा वो कीजिए या ये करना है कि थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाता है कभी कभी, शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। कवि ने उपयुक्त पंक्तियाँ काव्य। अब ये 3 ही पार्ट है जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, 2 पहले हो चुके, तीसरा ये आ गया। तो इसमें आपको लिखना है या तो वो वाला था या इसमें कीजिए। इसमें आपको कहना है कि तुमने इस प्रकृति के साथ में हो रहे अन्याय के विषय में कभी सोचा? यदि नहीं तो तुम्हें अपने आप को मानव कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो मानव होगा उसी में मानवता होगी, है ना। पर्यावरण में दोष के कारण विनाश के कगार पर बैठी चुपचाप सहने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख के बारे में जानने के लिए तुमने क्या प्रयास किए? तो इस तरीके का आपको इसके बारे में वो संदेश दिया गया, वो संदेश आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन संख्या 5 है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 25 शब्दों में लिखने हैं। पहला, ऊंचे कुल जन्म या
करनी ऊंच न होई, शुभ्रन कलच सुरा भरा साधु निंदे सोई। इस काव्य पंक्ति में निहित अलंकार का नाम और उसकी परिभाषा आपको लिखनी। तो इसमें अलंकार है दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए वह दृष्टांत अलंकार होता है। दूसरा है जरा इस आदमी को हिलाओ। ये भी वापस फिर उसी पाठ से आ गया। ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। इसे जगाओ वाले ही कहानी से कविता से उसी से लिया गया। प्रस्तुत काव्यांश में कवि आदमी को क्यों जगाना चाहता है? अब इसका आपको लिखना है कि मनुष्य अपनी वास्तविकता, अपने आसपास हो रही या घट रही घटनाओं से अनजान बना अपने दिवा सपनों में खोया हुआ है। उसे अपने कर्तव्य का मान नहीं है, बस वो अपने सपने देख रहा है। वे सपने कैसे सच होंगे इस ओर उसका ध्यान नहीं है, इसलिए कवि उसे जगाना चाहता है। अगला है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। कविता में पृथ्वी को क्या दुख है ये आपको इसके अंदर लिखना है कि पृथ्वी को किस चीज़ का दुख है। तो सभी लोग प्रकृति का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं, उसे प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इस बात का पृथ्वी को दुख है। तो इस आधार पर आपको लिखना है। अगला चौथा है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में कर्म तेल और विधि दीप से क्या आशय है? कर्म तेल का मतलब कर्म रूपी तेल, विधि दीप मतलब भाग्य रूपी दीपक। इसका मतलब क्या है वो आपको लिखना। आशय पूछा है कि जिस तरह दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। ये आपको लिखना है। अब अगले फिर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। 6 प्रश्न हैं। 1 नंबर का प्रत्येक है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती? गिल्लू पाठ के आधार पर आपको बताना। तो 2 वर्ष होती है। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता रिक्त स्थान, ये दूसरी लड़की कौन है? तो इसका होगा क्रिस्ट हेल्ड। अगला है तीसरा, केवल कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकने वाला अखबार कौन सा अखबार होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक अखबार। आगे हम बढ़ेंगे। इसी का चौथा है शतरंज के खिलाड़ी पाठ की विधा क्या है? कहानी, निबंध, नाटक, कविता। तो इसका है सही होगा कहानी। अगला है अपना पराया। लेख में अपने पराये की पहचान कौन करता? समाज, हमारा शरीर, लेखक या परिवार। तो इसका सही होगा हमारा शरीर। अंधेर नगरी पाठ का सबसे मुख्य पात्र कौन है? गोवर्धन दास, बकरी, दीवार या प्यादा। तो इसका होगा गोवर्धन दास। अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाली कहानी है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 7। तो इसमें लिया है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो प्रश्न दिए, ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर लिखना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या होना चाहिए? पाठ का नाम पूछा तो ये अपना पराया पाठ से लिया गया। कौन से पाठ से है? अपना पराया पाठ से। आगे इसमें लिखना ये वैज्ञानिक लेख है। ख क्या पूछा है? शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान किसका होता है? तो आपको यहाँ से लिखना है शरीर की सुरक्षा में लिखन पहला योगदान त्वचा द्वारा और नाक, फेफड़े, मुंह और आहार नली की भीतरी परतों का होता है ना। ये आपको लिखना है। फिर पूछा अगला, ग है रोगाणु शरीर के ऊतकों में कैसे पहुंच जाते? तो ये क्या करते रोगाणु? सुरक्षात्मक जो परतों के, या सुरक्षात्मक आगे लिखना है, सुरक्षात्मक परतों के कटने फटने पर अथवा इनके कमजोर हो जाने पर। ठीक है। या आपको इसका उत्तर लिखना, वो शरीर के ऊतकों तक पहुंच जाती है। या तो इनके ये 3 प्रश्न या अच्छी तरीके से आता था, ये अथवा वाला इनके 3 प्रश्न कीजिए। इनमें भी पूछा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम। तो मनुष्य की मनुष्यता यही है, वो सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो ये जो पाठ है, इस पाठ का जो आपके नाम है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का जो कि ललित निबंध है। अब इसमें जो ख है कि मनुष्य की मनुष्यता किसमें, इसने पूछी है कि मनुष्य की मनुष्यता किसमें। तो यहाँ लिखा है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके
दुख सुख को सहानुभूति के साथ में देखता है, ये आपको लिखना है। इसका ग है कि लेखक को आश्चर्य किस बात पर हुआ, लेखक को आश्चर्य किस पर हुआ, नाखून बढ़ने पर, तो ये वाला आपको लिखना है। अगला जो हम देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में आपको लिखने हैं, यानी छोटे प्रश्न कि बहादुर, ये भी 1 नंबर के, बहादुर के नेकर की जेब से क्या निकला, तो इसमें से क्या निकला उसमें आपको लिखना है गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड और कागज की नाव। दूसरा, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के बच्चे का क्या नाम रखा, तो इसका नाम था गिल्लू। अगला, कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा के अंदर। अखबार में कार्टून क्यों छापे जाते हैं, लोगों की मनोरंजन के लिए। सार लेखन क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना सार लेखन कहलाता है। अगला है क्रिस्ट हेल्ड कहाँ काम करते थे, इसमें आपको लिखना रॉबर्ट नर्सिंग होम में परिचारिका के रूप में। अगला क्वेश्चन है गोरैया ने रात को कहाँ आश्रय लिया, तो आपको लिखना है सुखी राजकुमार की प्रतिमा के पैरों के पास में। अगला जो क्वेश्चन संख्या है 9, निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में लिखना है, वो आपको 20 शब्दों के अंदर बात की। अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास को फांसी पर क्यों लटकाया गया था, तो इसमें आपको लिखना है कि कोतवाल को फांसी देने के लिए जो फंदा बनाया गया था वो बहुत बड़ा था, जो गोवर्धन दास की गर्दन के समान माप का था, इसलिए उसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। अगला है हमारे शरीर में जीभ क्या क्या कार्य करती, तो इसमें लिखना है जीभ से हमें पदार्थ के स्वाद यानी मीठे, नमकीन, कड़वे आदि होने का बोध होता है। अगला, वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने पर मीर मिर्जा के साथ लखनऊ की जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, तो इसके अंदर आपको लिखना कि वे अपने आराम की ज़िंदगी के दायरे में जी रहे थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अंग्रेज़ों से भी कोई मतलब नहीं था और नहीं वे अंग्रेज़ों के हितैषी थे। अगला, अनौपचारिक पत्रों के प्रकार लिखना, तो आपको इसमें लिखना व्यावसायिक पत्र, आधिकारिक पत्र, आवेदन पत्र, समाचार पत्रों की संपादक पत्र, शिकायती पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र आदि ऐसे इसमें प्रकार लिखने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 10, ये बड़े क्वेश्चन है, 40 समझो। ये अंधेर नगरी नाटक में राजा ने समय को फांसी पर चढ़ने का क्यों निर्णय किया, तो इसमें भी आपको लिखना कि उसमें जब वो गोवर्धन दास और उसका गुरु वो उन्होंने एक स्कीम बनाई और कहा कि दोनों ही दौड़ दौड़ के ये कहेगा मैं लटकूंगा फंदे और वो कह रहा मैं लटकूंगा। जब उनसे राजा ने पूछा भाई तुम क्यों झगड़ रहे हो, तो उन्होंने बताया उसके गुरु ने गोवर्धन दास के कि आज इस फंदे पर जो लटकेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा ना। तो इसका राजा ने कहा राजा मैं हूँ, चलो हटो सभी और मैं इस फांदी के फंदे पर लटकूंगा। क्यों, क्योंकि राजा सीधा स्वर्ग जाना चाहता था। क्या चाहता था, सीधा स्वर्ग जाना चाहता था, इसलिए राजा उस फांसी के फंदे पर क्या कर गया, लटक गया। या ऐसे कह सकते हो, मैं आपको थोड़ा और बताऊं, राजा ये सुनकर कि इस शुभ घड़ी में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग या वैकुंठ जाएगा, तो राजा ने बाकी को कहा हटो सबसे पहले मैं जाऊंगा, है ना। इस तरीके से थोड़ा विस्तार से लिखना 40 शब्दों। शरीर में प्रतिपिंड कब और कैसे, प्रतिपिंड का मतलब जो एंटीबॉडी होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जब कोई शरीर को कोई रोग से घेर लेता है या शरीर के अंदर कोई विष यानी जिससे हम टॉक्सिक कहते हैं या विषाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे टक्कर लेने के लिए शरीर के अंदर कुछ रासायनिक अणु काम करते हैं, उन्हें प्रतिपिंड या एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको लिखना है 40 शब्दों में। मनुष्य द्वारा पशुता को दबाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो इसमें उसके प्रयासों को लिखना है। निम्न के प्रमुख अंगों का आपको क्या करना है, परिचय देना है। अगला है क्वेश्चन संख्या 11 कि इसमें आपको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ कि अपठित गद्यांश, हाँ चलो इसको पढ़ करके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर, तो बहुत ईजी है। इसके अंदर जो गद्यांश को पढ़ना है और इस प्रश्नों को लिखना है, यानी जो प्रश्न दिए गए ना ये 5 प्रश्न, इसके उत्तर इसी गद्यांश के अंदर है। पहला है लोगों ने किससे धोखे की दुकान समझ कर दिया, लिखा है धर्म को, तो इसमें आएगा धर्म, लोगों ने किसको, धर्म को। दूसरा है संप्रदाय हमें क्या सिखाते हैं, यहाँ देखते हैं संप्रदाय हमें क्या सिखाते हैं, संकीर्णता सिखाते हैं, तो इसे आपको लिखना संप्रदाय हमें संकीर्णता सिखाता है। तीसरा मनुष्य को आत्म साक्षात्कार कौन कराता है, तो यहाँ देखो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार कौन करवाता है, धर्म करवाता है, तो यहाँ धर्म आ जाएगा। धर्म की आड़ में लोग क्या करते हैं,
तो यहाँ पर लिखा लिखा लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो ये लिखना है। अगला, धर्म के सार तत्व कौन और कैसे मसल देता है। धर्म के सार जो तत्व कौन है उसे कौन मसल देता है। तो इसमें आपको जो लिखना है वो लिखना है कि यहाँ से संप्रदाय वहाँ कर्त्यों पर या वहाँ चिन्हों पर जोर देते हैं, है ना, या ऐसा लिखते हैं कि संप्रदाय वहाँ चिन्हों को अपना कर धर्म के सार तत्व को क्या कर देते हैं, मसल देते हैं। यहाँ से आपको लिखना है, इसको थोड़ा जोड़ करके। इससे आगे हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। ये पद्यांश है, इसमें भी नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके आपको जवाब लिखने। पहला, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन ने क्या भुला दिया। पूछा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन ने तो किसको भुला दिया है, गति और उड़ान को। तो इसका सही होगा गति और उड़ान। फिर है पक्षियों के क्या अरमान है। तो पक्षियों के क्या अरमान है, नीले नभ में उड़ने का अरमान है, यानी नीले आकाश की सीमा के पार वो उड़े, उसकी सीमा के पार उड़ने का उनको अरमान है। इसके नीचे के प्रश्न देखेंगे। इसका, पक्षी सपने में किसे देख रहे हैं। तो पक्षी सपने में किसको देख रहे हैं, तरुफुगनी के झूले को। किसके झूले को, तरुफुगनी के झूले को। यहाँ ऊपर दिया गया है, ये रात तरुफुगनी के झूले को, ये सपने है ना, सपने में वो क्या देख रहे हैं, तरुफुगनी के झूले को। अगला जो है, अनार के दानों की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर है ना, अनार के दानों की, ये अनार के दाने तो किससे की गई है, तारक से की गई है। अंतिम है कि सोच कैसी है। तो सोच यहाँ शब्द आया है, कैसी है, लाल किरण से। ये शब्द लिखना आपको, लाल किरण से। इस तरीके से इन्हीं में से ढूंढ करके आपको उत्तर लिखना। बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। अब 13वां है, इस गद्यांश को पढ़कर इसका सार 1/3 शब्दों में आपको लिखना है, यानी इसका संक्षेपण करना है। ठीक है, तो ये आप कर दोगे। और उसके बाद में 14वां है, संवे को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा का छात्र मानते हुए प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना। या तो ये लिख दिया आपको आता है, तो नहीं तो समय को नीलेश मानते हुए जयपुर निवासी राज्य को विद्यालय की हॉकी टीम का कप्तान चुनाते पर बधाई पत्र, यानी या तो बधाई पत्र लीजिए या प्रार्थना पत्र लिखिए, दोनों में से एक करना। अब 15वां, इसमें 1-1 नंबर के हैं कि अरुणोदय शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अरुण धन उदय, ठीक है ना। और उस संधि का नाम लिखना है। तो ये संधि है आपकी कौन सी, गुण संधि होगी। संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। तो स्वर संधि के अंदर इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। द्विगु समास को परिभाषित करते, द्विगु यानी पहला अक्षर संख्यावाचक हो। तो इसके अंदर आपको लिखना है, यदि किसी समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास होता है। अब आपको इसके उदाहरण लिखना है, जैसे चौराहा है, तिरा है, पंचतंत्र है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला है उज्ज्वल और अपमान शब्दों में उपसर्ग। तो उज्ज्वल का क्या होगा, उत धनज्वल, तो उत उपसर्ग हो गया। दूसरा, अपमान के अंदर, मान के अंदर, मान मूल शब्द है तो इसमें अपमान, तो अप क्या है, इसके अंदर जो अप है वो इसमें उपसर्ग लगा है। आर्थिक और प्रभुता प्रत्यय, आर्थिक में अर्थ धन इक, तो इसमें इक क्या है, प्रत्यय है। और दूसरा प्रभुता में प्रभुधन ता, तो इसमें ता क्या है, प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय आपको ऐसे अलग करके लिखने हैं। अगला 5वां है, उन्नति और रात्रि शब्दों का विलोम। तो उन्नति का जो विलोम होगा वो होता है अवनति, और रात्रि का होता है सुबह। अगला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पहले तो लोकोक्ति का अर्थ बताना, फिर इसका वाक्य में प्रयोग। तो इसका जो अर्थ है वो होता है समय में कमी होने पर साधनों में दोष निकालना। अब इसका आप वाक्य में प्रयोग लिखोगे, जैसे आर्यन बड़ा आलसी है और उसके लिए तो हर काम ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसा है। तो ये इस तरीके से आप और भी अलग से इसके उदाहरण, खूब सारे उदाहरण बनते वो बना सकते हो। अब इसका हम देखेंगे 7वां, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसे हम अजय कहेंगे। वो वापस लौट कर आ गया, वाक्य को आपको क्या बनाना, शुद्ध बनाना है। तो आपको इसमें लिखना है वह वापस आ गया, ऐसे लिखना है। अब इसमें आपको विराम चिन्ह लगाना, तो राम और श्याम के बीच में आपको अलग विराम लगाना है ना। बाकी वो ठीक है। और सबसे अंत के अंदर आपको यहाँ फुल विराम लगा देना है, खड़ी पाई कर देनी है आपको।
पुत्र शब्द के 2 पर्यायवाची, तो इसमें आप पुत्र के पुत्र लिख सकते हो, बेटा है, लाल है, नंदन है, ऐसे खूब सारे आप लिख सकते हो। और फिर अंतिम आपका जो प्रश्न है वो किसी एक विषय पर, ये 4 विषय दिए, एक विषय पर 300 शब्दों में निम्न लिखना। चाहे तो आप मेरा प्रिय शिक्षक, मोबाइल का छात्रों पर दुष्प्रभाव, ये सबसे प्रिय हो गया प्रश्न, काफ़ी सालों से आ रहा है। और कोरोना महामारी, विश्व, और ये तो अभी नया जो लेटेस्ट है। और मेरे शिक्षक भी ये पहले से आ रहा है, राजस्थान के पर्व एवं उत्सव। तो इसमें से जो भी आपको अच्छी तरीके से आ रहा है वो आप लिखिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे ही और भी वीडियो आपको निरंतर इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।